हेलो वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो मैंने आपको एक चीज़ ज़रूर सिखाने की कोशिश की है। बिजनेस वही जिसको चलाने के लिए बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता हो और उनके प्रॉफिट मार्जिन्स काफ़ी अच्छे होने चाहिए और उसको कंपनी डेट फ्री होनी चाहिए। तो भाई एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट मिल जाता है। और याद रखिएगा दोस्तों, जो बिज़नेस चलाने के लिए बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता होती है वो बिज़नेस अपने एक्सपेंशन पे बहुत तेज़ी से ध्यान दे पाते हैं। किसी बीच में गाइस एक स्टॉक होल्डर के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ हमें दिखाई पड़ती है। और दोस्तों वो जो सेक्टर है अपने आप में ही आने वाले कल में बहुत ही ज़्यादा बूमिंग सेक्टर है। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको हमेशा न्यूज़ का इम्पैक्ट समझाने की कोशिश की। इसके पहले आपको पता है मैंने IRCTC को, CDSL को, यानी कितने अच्छी अच्छी कंपनीज़ को आपको बहुत ही निचले भाव पे बताया था। और उसके बाद आपने देखा कि सब जितने भी स्टॉक से काफ़ी महंगे हो चुके थे और सबके पीछे कॉन्सेप्ट एक ही था कि भाई आपको बिजनेस चलाने के लिए बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता होनी चाहिए। ऑल ओवर आप देखें तो जितने भी एयरलाइंस वाली कंपनी है, जितने मेटल वाली कंपनी है, ऑफकोर्स उसमें कोई ही बुराई नहीं है, लेकिन उसको चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है और कंपनी के ऊपर भारी भरकम डेट होता है। और कभी बिजनेस अगर फेल हो जाता है तो कंपनी डूब जाती है। इसी बीच में आपका ध्यान दोस्तों हाई ग्रोथ पर भी होना चाहिए और ऐसी कंपनी भी होना चाहिए जिसको चलाने के लिए बहुत ही कम लागत की आवश्यकता और कंपनी कंटिन्यूसली बेसिस पे अपने इंप्रूवमेंट पे ध्यान दें। और जी हाँ दोस्तों, आज के दिन एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आप चाहें तो सीरियसली बेसिस पे इस स्टॉक को ट्रैक कर सकते हैं। हाल फिलहाल में ही इनके IPO हमें देखने को मिले थे और गाइस आने वाले कल में इनके अंदर काफ़ी ग्रोथ हमें दिखाई पड़ता है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, कौन सी कंपनी है, सब कुछ अनबायस्ड होकर डिस्कस करूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। ध्यान से वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है वो समझने की कोशिश करिएगा, तब दोस्तों आपको आराम से स्टॉक को फाइंड करने में दिक्कत नहीं होगी और ना ही दोस्तों हमेशा किसी के वीडियो देखने की आवश्यकता होगी। देखिए, अगर आप देखें इनके टॉप लाइन ऐसे नहीं है कि बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी गाइस इनके कांस्टेंट ग्रोथ हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें, नोटिस किए होंगे तो पिछले कुछ समय से इनकी जो ग्रोथ है वो हमें ठीक ठाक देखने को मिल रही है। लेकिन प्रॉफिट की बात की जाए, अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से गाइस प्रॉफिट में बहुत ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है। मतलब इनके टॉप लाइन, इनके सेल से ज़्यादा इनके प्रॉफिट में हमें इजाफा देखने को मिल रहा है। क्यों? तो कंपनी डेट फ्री है और कंपनी को चलाने के लिए बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता होती है और कंपनी अपने कॉस्ट को कट करके अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को बढ़ा सकती है। और आने वाले कल में यही सब कंपनी जिसको चलाने के लिए बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता होती है वो सोच समझ के अपने बिजनेस एक्सपेंशन पर भी ध्यान देते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी साइकोलॉजी है, लेकिन बहुत लोग इसको सोचते नहीं हैं और इसी की वजह से एक बहुत बड़ा रैली वो मिस कर देते हैं। मैंने चलिए आपको एक लेसन सिखाने की कोशिश की कि बिजनेस वही इसको चलाने के लिए बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता होती है। लेकिन दोस्तों अब थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं, मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ और इंडस्ट्री क्या कर सकती है। ऑल्दो आप देखें तो आज के दिन में हमें ऑलमोस्ट 7% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी, क्योंकि आज के दिन इसके अंदर बहुत ही अच्छी न्यूज़ देखने को मिल चुकी है। इस जनवरी के महीने से अगर आप देखें तो इसने 93% के आसपास रिटर्न डिलीवर किया था। ऑफकोर्स गाइस मेरे अनुमान से भी इस कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा अच्छे पैसे बना के दिए और एक साल के अंदर ही गाइस आपके पैसे दोगुने किए हैं। जब से इनकी लिस्टिंग हुई है अगर आप देखें तो बहुत पुरानी लिस्टिंग देखने को नहीं मिल रही। दिसंबर से अगर आप देखें तो 158% का स्टॉक रिटर्न बना के दिया। तो गाइस अब इधर पे नाम देख लेते हैं। कंपनी का नाम क्या है? कैम्स कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड। अब दोस्तों कंपनी करती है क्या, ध्यान सुनिएगा। दोस्तों पता है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारी कंपनी है और आने वाले कल में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बहुत बढ़ सकती है। लेकिन बहुत लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं बिकॉज बात की जाए जो HDFC AMC की बात की जाए वो हमें पैसे बना के नहीं दे रहा है। लेकिन नैम की बात की जाए तो HDFC AMC को अभी तक बीट करता हुआ देखने को मिल रहा है। सबको पता है कि आने वाले कल में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री काफ़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर सकती है। लेकिन यस, एक रिस्क भी है कि बहुत ऐसे प्लेयर इस शाइन को देख के, इस इंडस्ट्री को देख के डाइव मार सकते हैं। ऑल्दो दोस्तों आने वाले कल में जैसे इंडस्ट्री ग्रो होगी वैसे वैसे प्लेयर्स भी ग्रो होंगे। लेकिन दोस्तों अगर कैम्स की बात की जाए, ये सीधा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काम नहीं करते, बल्कि ये क्लाइंट खोज के देते हैं किसको? बड़े बड़े AMC को, जहाँ पे दोस्तों इनको बहुत ही बेनिफिट होता है। मतलब ये सीधा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं डायरेक्टली, लेकिन दोस्तों ये क्लाइंट जरूर खोज के देते हैं। आपको पता है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अगर आपको घुसना है, अगर आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, उसके लिए एक KYC की आवश्यकता होती है। तो कभी भी कैम्स के ऑफिस में गए होंगे या फिर नहीं गए होंगे, आपको पता होना चाहिए कैम्स में जाते ही आपको KYC हो जाता है। लेकिन कैम्स का एक शर्त है कि आपको KYC करवाने के पहले कम से कम कोई म्यूचुअल फंड में निवेश करना पड़ेगा। कंपनी का यही कारोबार है। अगर आप देखें तो कंपनी क्या करती है, म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी में काम करती है। मतलब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री तो बढ़ेगा, लेकिन इनके म्यूचुअल फंड हाउसेज से खतरा नहीं है। ऑल्दो म्यूचुअल फंड हाउसेज चाहते हैं कि ये सब कंपनी का ज़्यादा ग्रोथ हो, क्योंकि ये आने वाले कल में बहुत सारे एजेंट्स को ट्रांसफर करती है, इन्वेस्टर्स को देती है। और ये आने वाले कल में बहुत ही, मैं बोलूँगा कि अच्छी बिजनेस हमें दिखाई पड़ती है कि डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में काम नहीं कर रही, लेकिन उनको क्लाइंट सप्लाई करना, क्लाइंट देना और ऑफ कोर्स एक कमीशन का ही मैटर होता है। तो जी हाँ, इनकी बिजनेस मॉडल तो आपने समझ लिया कि भाई आने वाले कल में जैसे जैसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में राइज होगा और जैसे जैसे इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में SIP करना स्टार्ट करेंगे तो इन सब बिजनेसेस में काफ़ी ग्रोथ हो सकती है।
अब रही दूसरी बात, मैंने आपको बिज़नेस समझाया, इसकी साइकोलॉजी समझाने की कोशिश की। अब इधर पे जो मेन बात है वो समझने की कोशिश करी। मैंने क्या बताया, कंपनी की अगर प्रॉफिट मार्जिन्स ठीक हैं, कंपनी अगर डेट फ्री है और कंपनी को चलाने के लिए बहुत कम पूंजी की आवश्यकता होती है, तो फर्दर दोस्तों वो अपने काम को और भी एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके पहले एचडीएफसी की बात की जाए तो उन्होंने भी अपने एक्सपेंशन में काम करना स्टार्ट किया। सीडीएसएल की बात की जाए तो उनकी एक सब्सिडरी को गोल्ड बुलियन का भी लाइसेंस हमें देखने को मिल रहा है। और अभी की बात की जाए, कैम्स ने दोस्तों एक नोड ले लिया है, कहाँ पे दोस्तों, गिफ्ट सिटी जो गुजरात में हमें देखने को मिलता है। अभी अपने ऑफिस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऐसा आपने देखा कि कितना लॉजिकल चीज़ हमें देखने को मिलता है। यस, ऐसा कुछ नहीं है कि इसको समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा आपको ग्रेजुएट होने की आवश्यकता होती है। आपको समझना पड़ेगा कि कंपनी का अगर ग्रोथ कॉन्स्टेंट भी होता है, प्रॉफिट मार्जिन सही होते हैं, कंपनी डेट फ्री होती है, तो अपने एक्सपेंशन में काम कर सकती है। अब जितने सिटीज़ में ये अपने पाँव पसारेंगे, जितने सिटीज़ में जाके ये अपने ऑफिस को एक्सप्लोर करेंगे, तो आने वाले कल में दोस्तों इनके जो एजेंट्स हैं और बढ़ेंगे, ये उतना ही इन्वेस्टर्स को कंट्रीब्यूट कर पाएंगे डिफरेंट एएमसी से। और जैसे जैसे इनके ऑफिस बढ़ते जाएंगे अच्छे सिटीज़ में, वैसे वैसे गाइस ग्रेजुअली हमें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को भी राइज देखने को मिलेगा और कैम्स में भी एक अच्छा खासा आने वाला टाइम में ग्रोथ हो सकता है। मैंने आपको समझाने की कोशिश की कंपनी का बिजनेस मॉडल और जो लॉजिक है इस सेंस पे। और अब देख लेते हैं गाइस कंपनी का फंडामेंटल। अगर आप देखें तो कंपनी एक मिड कैप कैटेगरी बिलोंग करती है, 15,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। और गाइस 3700 का स्टॉक है, आपको मिल रहा है 3500 के आसपास। और अगर आप देखें तो स्टॉक का पी 60 के आसपास हमें दिखाई पड़ता है। फेस वैल्यू की बात की जाए तो 10 है। और स्टॉक का जो आरओई है 44% के आसपास, अपने आप में ही आउटस्टैंडिंग है। बात की जाए नेट प्रॉफिट बाय क्या होता है, शेयरहोल्डर्स इक्विटी, मतलब आपका एक शेयर आपके बिजनेस में कितना कमा के दे रहा है। तो गाइस उस सेंस में अगर आप देखें तो मैं 15, 20, 25 को बहुत ही आउटस्टैंडिंग समझता हूँ। और कंपनी के आरओई की बात की जाए तो 44% के आसपास है। ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग न्यूज़ हमें देखने को मिलती है और इसका इंपैक्ट भी लॉन्ग टर्म में ऑफकोर्स एक अच्छा होता देखने को मिलता है। और अगर आप देखें तो कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है, मैंने क्या बताया कि बहुत एक्सपोनेंशियल नहीं बढ़, लेकिन कंपनी के जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो हमें ठीक ठाक देखने को मिलते हैं। ऑल्दो अगर आप देखें तो कंपनी अपने आरओई को कंसिस्टेंट एक मेंटेन कर रही है, जो अपने आप में बहुत ही शानदार देखने को मिल जाती है। कंपनी के पास कितना रिजर्व सप्लाई से देखना बन जाता है। तो गाइस अगर आप देखें तो कंपनी के पास कंटिन्यूसली रिजर्व में इजाफा देखने को मिल रहा है। ऑल्दो लास्ट ईयर की बात किया तो वहाँ से थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिला, लेकिन कंपनी के ऊपर एक भी का डेट नहीं है। कंपनी एकदम शुद्ध फ्री है और कंपनी के ऊपर जीरो बॉरोइंग्स देखने को मिल जाती है। पर देख लेते हैं कि प्रोमोटर होल्डिंग कैसे देखने को मिलती है और इसमें एफआईएस और डीएस का क्या स्टेक देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें तो प्रोमोटर के पास गाइस 30% का स्टेक है और एफआईएस और डीआईएस इसमें बहुत इंटरेस्टेड है। पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो एफआईएस ने अपने स्टेक को बहुत बढ़ा दिया है और डीआईएस की बात की जाए तो उन्होंने कंटिन्यूसली बेसिस पे सेल किया है। और दोस्तों हमने देखा है कि कभी भी एफआईएस खरीदते हैं और डीआईएस बेचते हैं और ये वाइस वर्सा होते रहता है। तो यस, एफआईएस और डीआईएस की बात की जाए तो गाइस 44% का स्टेक है, जो अपने आप में मैं बोलूँगा कि बहुत ही शानदार है। और पब्लिक स्टेक की बात की जाए तो कंटिन्यूसली फॉल होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो लास्ट क्वार्टर की बात की तो वहाँ से एक राइज हुआ है, लेकिन कंपनी के जो पैटर्न है वो हमें ठीक ठाक देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में निवेश करना है, ऑफकोर्स गाइस टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप एचडीएफसी एएमसी में निवेश किए हुए हैं, निपॉन में निवेश किए हो, तो निपॉन की बात की जाए तो उसने एक अच्छे पैसे बना के दिए हैं, लेकिन एचडीएफसी एएमसी आई परफॉर्म नहीं कर पाया। तो बहुत लोगों ने समय रहते स्विच कर दिया है। तो जी हाँ दोस्तों, ये आपकी मर्जी है। ऑल्दो मेरे पास कैपिटल है, मैं अपने साइड से बोल रहा हूँ, तो ऑफकोर्स मैं माइंड नहीं करूँगा इन दोनों को होल्ड करने में, एचडीएफसी एएमसी और निपॉन को। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास लिक्विडिटी क्रंच है, आपको कंपनी अच्छी लगती है, तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं। लेकिन यस, जो भी करिएगा लॉन्ग टर्म के लिए करिएगा और आपके पास हैं तो होल्ड एंड कंटिन्यू। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है और लॉन्ग टर्म में ये आपको मैसिव पैसे बना कर दे सकती है। ऑल्दो अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में जब इनके Q1 के नंबर्स आए थे, नंबर्स हमें ओके देखने को मिल रहे थे, उसके बावजूद भी गिरावट थी। और मैंने बताया भी था कि भाई आपको इस गिरावट का फायदा लेना है। उसके बाद अगर आप देखें तो न्यूज़ की वजह से ही सही, लेकिन इसमें एक ब्रेकआउट पॉसिबल हो सकता है। तो आने वाले कल में जब ब्रेकआउट देगा तो आने वाले कल में बहुत तेज हो सकता है। तो आप चाहें तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इसको रीड कर सकते हैं और लिए हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। बेस्ट बाइंग प्राइस क्या होगा, आज का जो लो है अगर उस प्राइस में आपको मिल जाए तो गैस घुसने का बहुत अच्छा मौका हो सकता है। बिलो 3300 के आसपास 3250 ये घुसने का अच्छा मौका हो सकता है। उसके नीचे मिले 3100 के आसपास, बाई चांस कभी निफ्टी वीक हुआ, एक पिटाई हो गई, तो इन सब स्टॉक में आप चाहें तो लॉन्ग टर्म होल्डिंग बना सकते हैं। बिकॉज बिजनेस की बात की जाए तो बहुत ही प्रॉमिसिंग देखने को मिलती है और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकती है। आई होप दोस्तों वीडियो के लिए हेल्पफुल है, ये बहुत ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो थी। आई होप मैंने आपको समझाने की कोशिश की बहुत ही सरल भाषा में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।